Hello everyone. Today we will do class 11 chapter number 7 permutations and combinations. Permutations and combinations दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे. तो क्या मतलब है इन दोनों टॉपिक्स का. सबसे पहले परमुटेशन क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन. उसके बाद अभी वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट हो रहा है ये परमुटेशंस, एनसीईआरटी देखे तो, लेकिन उसमें नॉर्मल, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ क्या है परमुटेशंस. इसमें है कि आप अरेंजमेंट, अगर हम इनका मीनिंग देखें, इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज हो सकती है, उसकी अरेंजमेंट करनी है हमें इन डेफिनेट या फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है. और यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट और चूज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन सेट, जो भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से, ठीक है. अभी मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ. सबसे पहले सपोज आपके पास कोई 3 लेटर्स ले लेती हूँ मैं, ए बी सी, ठीक है. ए बी सी में से अगर आपने परमुटेशंस लगाना है यानी अरेंजमेंट करना है, आपके पास 3 अल्फाबेट्स हैं और आपने 2 इसमें से 2 अरेंज करने हैं, ठीक है. अरेंजमेंट करनी है, 2-2 की अरेंजमेंट करनी है. तो अब 2-2 की अरेंजमेंट कर रहे हो तो आप ले सकते हो ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास 3 थे लेटर्स, अल्फाबेट्स, और आपने उसमें से 2-2 के परमुटेशंस बनाने थे, 2-2 की अरेंजमेंट करनी थी. तो आपने क्या किया, इसमें आपका ऑर्डर भी मैटर करेगा. ए और बी अलग रहेगा, बी और ए एक अलग अरेंजमेंट होगी. तो अरेंजमेंट में ऑर्डर जो है वो डेफिनेट होगा. अगर ए पहले है, बी बाद में है, वो अलग चीज है. बी पहले है और ए बाद में है, वो अलग चीज है. तो यहाँ पर आपके टोटल केसेस बने हैं 6, ठीक है. ये आपके 6 केसेस हो गए जहां पर आपका ऑर्डर मैटर करता है. लेकिन अगर आप इसी को कॉम्बिनेशंस में कर रहे हो तो आपको 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं या चूज करने हैं और 2-2 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. तो उसमें आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी, बी सी, सी ए. यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा और इसमें आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे सिर्फ 3. तो यहाँ पर नंबर रिड्यूस हो गया, 6 से 3 हो गए, हाफ हो गए, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया, ए बी ले लिया है तो उसको बी ए नहीं लिखा. तो ये फर्क है अरेंजमेंट में, परमुटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में, ठीक है. कॉम्बिनेशन में बस हमने 2 के कॉम्बिनेशन ले लिया तो हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पर हमारे लिए ऑर्डर भी अलग अलग होंगे. अब हम परमुटेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कॉम्बिनेशंस को करते हैं सी से. इनके फॉर्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे. सबसे पहले हम नंबर ऑफ वेज कर लेते हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कर लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि परमुटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है. अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इसका यूज क्या है रियल लाइफ में, ये कहाँ यूज होते हैं, ठीक है. उसी से बेस्ड आप क्वेश्चंस भी करेंगे रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस है. सबसे पहले तो अगर आप मेन सिंपल एग्जांपल देखें तो सूटकेस के ऊपर कई बार नंबर लॉक लगा होता है, या फिर आपके अल्फाबेट्स या नंबर लॉक होता है मैक्सिमम सूटकेस पर. तो आपको नंबर लॉक में आपको पता है कि टोटल डिजिट्स होते हैं 0 से 9. सपोज 4 डिजिट्स का नंबर लॉक है आपका, ठीक है. अगर आप नंबर लॉक का ये जो कोड है, पासवर्ड है, वो भूल गए तो आप कितने अप्लाई करके देखते हैं, ये मतलब कितने नंबर ऑफ वेज जो है उससे ये 4 डिजिट का नंबर बनता है. क्योंकि आपके पास टोटल डिजिट्स पड़े हैं 10, ठीक है, और आप बिल्कुल भूल गए हैं कि क्या पासवर्ड था, डिजिट्स भी नहीं याद है. अगर आपको डिजिट्स याद है फिर तो आपको सपोज आपको पता है कि डिजिट्स तो 1 2 3 4 ही थे और आपको इसका ऑर्डर नहीं याद रहता, ठीक है, कि किस ऑर्डर में थे. यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है तो हम परमुटेशंस कर रहे हैं. तो ऑर्डर नहीं याद है तो आप सब लगा के देखेंगे. जैसे पहले आपने फिक्स किया 1 2, तो ये 3 4 किया, देन 4 3 किया,
ठीक है, 1 और 2 वाला हो गया। इसी तरह से फिर 1 को पहले ही आप फिक्स रख रहे हो, फिर 3 से कर रहे हो, तो आपके कितने केसेस बनेंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो इन अरेंजमेंट्स के लिए अभी एक फॉर्मूला भी है, उसको हम कहते हैं, सपोज आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, NPR। सपोज आपका N और R क्या है ये बताती हूँ अभी आपको, N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो साइन जो लगाया है, ये वाला साइन, ये किस चीज का है, इस साइन को बोलते हैं फैक्टोरियल। और क्या मतलब है इसका, और मैं आपको ये भी खोल के बताती हूँ कि नंबर ऑफ वेज कैसे होते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपने बैक काउंटिंग लिखनी है, मल्टीप्लाई करते जाना है। कब तक, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। ठीक है, इसी तरह से यानी 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल, अगर ये साइन लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3s are 12, 12 2s are 24, इट मीन्स 4 फैक्टोरियल इज 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको फैक्टोरियल का मीनिंग तो क्लियर हो गया। आप देखते हैं ये क्या है, ये जो P है ये तो सिंबल है परमुटेशन का, कि आप अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये N और R क्या है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सफिक्स में लिखा, मतलब नीचे लिखा हुआ है, बेस में लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है, ये क्या है, N है। टोटल नंबर्स कितने हैं, जैसे यहाँ पर लॉक में आप कितने नंबर्स अप्लाई कर सकते हो, 10, क्योंकि आपके पास टोटल डिजिट्स होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। बस इन्हीं 9-10 डिजिट्स को यूज करके आपकी सारी काउंटिंग बनती है। तो डिजिट्स आपके ओवरऑल ऑल है 10। और ये R क्या है, आपको कितने डिजिट चाहिए इन 10 में से। अब जो आपका नंबर लॉक है वो कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का है। इसका मतलब 10P4। ठीक है, यहां तो जो मैं कर रही हूं, यहां पर तो मैं 4P4 कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिए 4 ही की, 1 2 3 4 लॉक था, तो उससे तो केसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से डिजिट्स है, तो आपके टोटल केस कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आप लिखते जाओगे, यहाँ तो मैंने 5 6 7 8 9 और 0 लिया ही नहीं है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि डिजिट्स यही यूज थे, तब भी हमारे इतने सारे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, अगर 10 के 10 डिजिट्स होते हो, 10 में से हमने कोई 4 अरेंज करने हैं यहाँ पर लॉक खोलने के लिए, तो आपके केसेस कितने बनेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज से आप जो है वो लॉक खोल सकते हो, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, और क्या पता कौन सा नंबर जो है, कौन सा वे आपके लिए काम करेगा। तो क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल, n इज 10, और नीचे है n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब मैंने इसके आगे पूरा नहीं खोला, 6 5 4 3 2 1 नहीं खोला, मैंने क्या लिख दिया, 6 फैक्टोरियल, यानी आगे अभी चल रहा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्यों नहीं खोला है, क्योंकि मेरा नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, खोलोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। ये इजी वे है कि आपने बड़े वाले नंबर को उतना खोल लिया जितना आपका स्मॉल वाला नंबर है, और आपको इतने डिजिट्स लिखने नहीं पड़े, और आपका ये कैंसिल हो गया। तो आपके कितने वेज बन रहे हैं, 9 8s are 72, 72 7s are, ये आपका हो गया 504 इंटू 10, 5040 वेज, यानी 5040 वेज बनेंगे, और आपको इस तरह से बड़ी सारी नंबर्स बनेंगे जिनको आप अरेंज करोगे। तो यहाँ पर क्या है, आप ये इजिली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि आप ये बता सकते हो कि कितने वेज बनते हैं बिना उन्हें लिस्ट किए हुए। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ आप लिख रहे हो पहले 1 2 3 4 के इतने बन रहे हैं, तो आप 4 डिजिट्स ले रहे हो, यहाँ बिना लिस्ट किए हुए कितने 5040 वेज को बिना लिस्ट किए हुए आपने सिर्फ ये बता सकते हो कितने तरीकों से, कितने नंबर ऑफ वेज से आप ये काम कर सकते हो, कितने तरीके होंगे, कैसे कैसे आप इसमें डिजिट्स लोगे। ठीक है, तो ये आपका ये है कि इसमें आप डायरेक्टली नंबर निकालोगे और लिस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बिना अरेंजमेंट, इसमें हम बोलते हैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, कैसे, सपोज
अब जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। आप जैसे ड्रेसअप होते हैं तो आपके पास सपोज करो 2 पैंट्स हैं, आपने उनको नाम ले लिया P1 P2 और शर्ट्स हैं 3। तो आप कितनी वे से जो है ड्रेसअप हो सकते हैं, कौन सी पैंट के साथ कौन सी आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, ठीक है, कितनी अरेंजमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो एक तो आप कर सकते हैं P1 इंटू S1, इसमें एक्चुअली हमारा कलेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, तो P1 इंटू S1, ठीक है। या तो आप इस पैंट को, जो फर्स्ट वाली पैंट है, उसको इस शर्ट के साथ पहन सकते हो, या फिर आप इस पैंट को इस शर्ट के साथ पहन सकते हो, या इस पैंट को इस शर्ट के साथ पहन सकते हो। इसी तरह से ये तो हो गया, हमने पैंट फिक्स कर ली थी कि P1 है। अब उसके बाद सेकेंड केस कि आप P2 पैंट भी ले सकते हो, तो उसके साथ कौन सी शर्ट पहन रहे हो, तो ये आपके पास टोटल कितने केसेस बने, P2 S2 P2 S3, ठीक है। तो आपके पास टोटल केसेस बने हैं 6, 3 + 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पैंट्स थी और 3 शर्ट्स थी, तो टोटल केसेस इस वे से भी आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का फॉर्मूला कब लगेगा, अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 चीजें थी पैंट्स एंड शर्ट्स, अगर एक इवेंट m डिफरेंट वेज में हो रहा है, दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो अकर कर सकते हैं होगा m इंटू n, जो मैंने यहाँ किया। जैसे पैंट्स हैं तो उसमें आप 2 पैंट्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी पैंट ले सकते हो, तो आपके पास कितने वेज हैं इसको चूज करने के, 2 वेज हैं, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ चॉइसेस, वेज का मतलब हो गया नंबर ऑफ चॉइसेस। इसी तरह से शर्ट्स आपके पास कितनी है, 3, तो आपके पास शर्ट को चूज करने के लिए अलग से, ठीक है, पैंट से अलग दूसरा इवेंट है ये, 3 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके कितने पेयर्स बन सकते हैं इन पैंट्स और शर्ट से, तो वो हाँ आपका लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों के नंबर ऑफ वेज से। तो 2 वे से इसको चूज कर सकते हो, 3 वे से इसको चूज कर सकते हो, तो 2 इंटू 3 टोटल 6 केस बने, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं। Let's understand this concept in a better way by taking this question of exercise 7.1. This is the first question. How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5? सबसे पहले अब हम डिजिट्स 10 के 10 नहीं ले रहे हैं, जो 0 से 9 तक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब उन्होंने हमें खुद डिजिट्स प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने बोला है कितने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो। लेट्स मेक 3 बॉक्सेस फर्स्ट। 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर के लिए 3 बॉक्सेस बना लिए हमने, ठीक है। फ्रॉम द डिजिट्स, अब हमारे पास उन्होंने चॉइस दी है कि हमने डिजिट्स इन्हीं में से चूज करने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब एज्यूमिंग दैट, साथ में वो हमें कंडीशन बता रहे हैं, क्या एज्यूम करके चलो। फर्स्ट पार्ट है कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, इसका मतलब डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, वो भी लेने हैं आपने। तो हमारे पास जो चॉइसेस है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारे डिजिट्स जो हैं उन्होंने कह दिया वो रिपीट हो सकते हैं। इसका मतलब अगर तीनों 4 भी ले सकते हो, तीनों 5 भी ले सकते हो, इसका मतलब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो जो डिजिट यहाँ लिया है वो डिजिट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम प्लेस को फिल करना शुरू करें, चाहे आप आगे से फिल करो चाहे पीछे से फिल करो, अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करूँ, ठीक है, ये सेकेंड प्लेस है या ये थर्ड प्लेस है, अगर कहना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो 3 प्लेसेस हैं आपके पास 3 डिजिट नंबर में। तो फर्स्ट प्लेस कितने वे से फिल हो सकती है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वे से। अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास 5 नंबर्स पड़े, इन 5 में से हम कोई भी उठा के यहाँ रख सकते हैं। हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। हम यहाँ पर इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट उठाकर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इस प्लेस के को हम कितने तरीके से, कितने मतलब कितनी चॉइसेस है हमारे पास, कितने चॉइसेस हैं, कितने वे से फिल कर सकते हैं हम इसे, 5 वे से, क्योंकि हमारे पास 5 चॉइसेस है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड प्लेस जो है वो कितने वे से फिल होगा, फिर से अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम,
और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि रेपिटेशन जो है डिजिट्स की वो अलाउड है। इसका मतलब जो डिजिट यहाँ आ गया वो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी चॉइसेस कितनी रहेगी, पूरी की पूरी 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, बिना लिस्ट किए हुए कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम ये निकाल रहे हैं कि अब देखो, क्योंकि ये आपकी जो प्लेसेस हैं, जैसे आपने शर्ट पैंट वाला एग्जांपल लिया था, अब आपके पास 3 प्लेसेस हैं और तीनों का इंडिविजुअल अपने अपने डिफरेंट वेज हैं। ये भी 5 वे से फिल हो सकती है, ये भी 5 वे से फिल हो सकती है और ये भी 5 वे से फिल हो सकती है। तीनों के अपने अलग अलग हैं। एक डिजिट तो नहीं आपने फिल करना, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि 3 डिजिट्स में से आपने एक ही लिखना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको तीनों प्लेसेस फिल करनी है। तो आपके पास तीनों के लिए 5-5 चॉइसेस हैं, ठीक है। ऑल के लिए, हर एक डिजिट के लिए आपके पास 5-5 चॉइसेस हैं। तो टोटल 5 × 5 × 5 आप कितने वेज से ये फिल कर सकते हैं, 125 वेज से, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास कितने तरीके हैं ये नंबर 3 डिजिट नंबर बनाने का, इन डिजिट्स को यूज करके आपके पास 125 तरीके हैं, 125 चॉइसेस हैं आपके पास, 125 चॉइसेस हैं। कैसे कि अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप मल्टीप्लाई करोगे और एक प्लस भी होता है, वो अभी आगे आएगा कि प्लस कब करना है। अभी हमने, क्योंकि अभी तो हमें तीनों प्लेसेस फिल करनी है और तीनों के लिए हमारे पास इतनी चॉइसेस है। अब अगर मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूं तो उसमें कहा है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आप रिपीट नहीं कर सकते डिजिट। सपोज आप पहले फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास चॉइसेस है 5, क्योंकि अभी तक तो कुछ रिपीट वाला चक्कर ही नहीं है, आप पहला ही डिजिट फिल कर रहे हो, तो आपके पास उसके लिए 5 चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। लेकिन सेकंड प्लेस वाले डिजिट के लिए एक नंबर आपने यहाँ लिख दिया, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। तो इनमें से आपने जो भी नंबर यहाँ लिख दिया वो नंबर अब आपका आगे नहीं आ सकता, तो आपके पास एक चॉइस कम हो गई। तो इन 5 में से जो भी नंबर एक आगे लिखा गया, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब हमारे पास चॉइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, एक चॉइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 चॉइसेस बचेंगी, 4 वेज बचेंगे। और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि अब आपकी 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, 2 नंबर्स इसमें से लिखे जा चुके हैं। तो वो जो 2 नंबर यहाँ लिखे हैं वो नहीं हम लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस रह जाएंगी 3। तो अगर अब आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसके, 5 4s are 20, 23s are 60, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए बिना लिस्ट किए हुए। क्या मतलब है, अगर आप ऐसे नंबर्स लिख के देखते कि हमने पहले पे 1 लिखा है, तो अब हम 1 को रिपीट नहीं कर सकते, अब हमारा नंबर आगे 2 भी आ सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट 3 भी आ सकता है, 1 2 4 भी हो सकता है, 1 2 5 भी हो सकता है। आप कितने नंबर्स इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरीके से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना लिस्ट किए नंबर्स को डायरेक्टली बता सकते हो कि ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के मैक्सिमम आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी हो तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर 30 पीपल जो हैं वो आपस में हैंड शेक कर रहे हैं तो टोटल कितनी बार हैंड शेक होंगे। तो वहां पर भी आपका यही अप्लाई होता है मेथड। तो उसके लिए आपको काउंटिंग नहीं करनी है, आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। तो सबके लिए इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। जैसे पहला आदमी जो है वो 30 लोगों से हाथ, 29 लोगों से हाथ मिलाएगा, वो मिला रहा है, ठीक है। तो कितनी बार हैंडशेक हो रहे हैं, नेक्स्ट वाले का एक कम हो जाएगा क्योंकि वो पहले मिला चुका है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल यूज होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है।